भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। मेरे साथ ये मैच रोज की तरह खेलेंगे नीरज वाजपेयी। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ध्यान रखें, हम 2 दिनों के अमेरिकन मार्केट्स के क्यूज पे रिएक्ट करेंगे क्योंकि कल एक मार्केट हॉलिडे थी। मंडे को अमेरिकन मार्केट्स में अमूमन आधे % के आसपास का दबाव था क्योंकि वहां पे रिजल्ट्स आने वाले थे। इनफैक्ट दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले नर्वसनेस थी। ट्यूसडे के मार्केट्स का परफॉर्मेंस अमेरिका का आपकी स्क्रीन पर आया था, जहां पे हमने देखा था डॉ और S&P हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। तो लार्जली अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव साइड में थे। नेट शायद हमारे लिए इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है क्योंकि 2 दिनों का हम जब डिस्काउंट करेंगे तो शायद कंसोलिडेशन या फ्लैटिश रुझान के साथ भारतीय बाजार आज शुरुआत करें। वहां पे जेपी मॉर्गन चेस के नंबर्स जो आए थे स्ट्रांग थे। आफ्टर मार्केट्स इंटेल के नंबर्स आए थे, प्रॉफिट उम्मीद पे खरे उतरे। हालांकि रेवेन्यूज के केस में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला। खासतौर पे कच्चा तेल 3% के आसपास का जंप था, उससे एनर्जी शेयर्स में ग्लोबली हमने देखा एक अच्छी रैली आती हुई। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर, ये मार्केट्स कहना चाहिए कमजोरी के साथ बंद हुए। यूरोप में खासतौर पे ECB की इस हफ्ते जो बैठक होने वाली है, इससे पहले वहां पे भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले कह रहे हैं वहां पे मार्केट्स में थोड़ा सा नर्वस ट्रेड, थोड़ी सी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। एशिया में सबकी नजर है इस समय चीन के जो Q1 के GDP आंकड़े आने वाले हैं, जो एस्टिमेट्स हैं 7%, यानी कि पिछले 7 सालों में सबसे कमजोर नंबर हो सकता है। उसके चलते एशियन मार्केट थोड़े से फ्लैटिश रुझान के साथ या फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव कहना चाहिए कामकाज करते हुए आपकी स्क्रीन पर। SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की हल्के हरे निशान 1/4% के आसपास के अपटिक्स के साथ शुरुआत हो सकती है। हालांकि जो शुरुआती क्यूज आ रहे थे SGX निफ्टी को लेकर, उससे लेकर अब तक हालात मेरे ख्याल से कुछ सुधरते हुए। ऐसे में नीरज जी, क्या रणनीति होगी क्विकली? रणनीति खरीदारी की अभी भी बनी रहेगी और सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से मंडे का सेशन एक बढ़िया सेशन था, वैसे ही अभी भी सिलेक्टेड पॉकेट में आप अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। चर्निंग चल रही है, HNIs के बड़े लोग जो है वो अच्छे स्टॉक्स पे सिर्फ बाइंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि लॉन्ग साइड की स्ट्रेटजी अभी भी काम करेगी, इसलिए ज्यादातर शेयर्स खरीदारी खोजेंगे। हो सकता है एक आज शेयर शॉर्ट। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस होगा। शुरुआत कहां से? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने 2-3 बार रिकमेंड किया था और 100 रुपए की कम से कम इसमें तेजी अब तक आ चुकी है। लेटेस्ट ट्रिगर इसमें सेक्टर्स इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि जो रबर की कीमतें हैं उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। भारतीय बाजारों में केरल सरकार ने कहा था अपने बजट में कि वो सपोर्ट करने के लिए किसानों को 150 रुपए किलो के हिसाब से बाइंग करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कीमत इतनी तेजी से गिर रही है कि इस समय 123 रुपए किलो पहुंच गई है कीमत। तो करीब जो जिस तरीके से 2-2,500 रुपए क्विंटल के टन के हिसाब से कमी आ रही है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है और विदेशी बाजारों में 80 से 90 रुपए किलो रबर की कीमत चल रही है। तो सेक्टर से लगता है कि इतनी जबरदस्त गिरावट सारी टायर कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इंफ्रा सेगमेंट के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए टायर बनाती है, हैवी ड्यूटी टायर बनाती है, इसलिए इसको और ज्यादा फायदा होगा और इनका बहुत सारा जो है रेवेन्यू जो है उससे आता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये बड़ी ट्रिगर इसके लिए, शायद इसीलिए मानसा कैपिटल जैसे शेयर कंपनीज ने, पीज ने बहुत ज्यादा शेयर्स यहाँ पे लिए हाल फिलहाल में ही। हमें लगता है 750 के लक्ष्य के साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आज भी खरीदारी बनती है और इसे होल्ड भी करना चाहिए। एल्स्टॉम TNT अगला स्टॉक होगा और छोटी सी ट्रिगर इसके लिए है कि 60 करोड़ रुपए का इनको एक ऑर्डर मिला है। सेक्टर्स को लगता है कि ये अच्छी शुरुआत मान सकते हैं और कंटिन्यूसली इस सेगमेंट में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो है लगातार अप मूव देखने को मिल रहा है। और एल्स्टॉम जैसे दिग्गज प्लेयर के लिए हालांकि ये काफी बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं, काफी छोटा ऑर्डर है, लेकिन ट्रिगर ये है कि इससे एक मूव बनता हुआ दिखेगा। 600 के लक्ष्य के साथ एल्स्टॉम के लिए भी खरीदारी करके चल सकते हो। 572 पे स्टॉप लो सकते हैं। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर्स। आपको याद होगा कई बार इसी शो में हम उस काउंटर को रिकमेंड कर चुके हैं। हमने लगातार हाईलाइट करा था कि प्रमोटर्स इस कंपनी में अपनी स्टेक ओपन मार्केट के जरिए लगातार बढ़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रमोटर एंटिटीज खरीदारी कर रही हैं। साथ साथ हमने मेंशन करा था कि अब कहा जा रहा है बस बहुत स्ट्रांग है
कि जो बैंगलोर केमिकल्स की फाइट है वो शायद ये कंपनी गिव अप कर सकती है, अपने स्टेक बेचती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ऑलरेडी समझ में आ रहे थे हमें, और इनफैक्ट अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में वो अनफोल्ड होते हुए नजर आए। दीपक फर्टिलाइजर की जो सब्सिडरी है SCM सॉइलफेस्ट, जिसके जरिए दीपक फर्टिलाइजर बैंगलोर केमिकल्स में एग्रेसिवली स्टेक बाय कर रहा था, 28-28.5% का स्टेक था दीपक का मैंगलोर में, जिसमें से 12% के आसपास का स्टेक इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बेच दिया है। बल्क डील के जरिए स्टेक बेचा गया है, 87-88 रुपीस के आसपास ये पूरा चंक ऑफलोड करा गया है। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर्स यानी कि 125 करोड़ रुपए के आसपास का इसने पार्शियल अपना चंक बेच दिया है। तो वो जो कंसर्न्स थे एग्रेसिव बिडिंग को लेकर, वो ईज ऑफ होते हुए नजर आएंगे, और इनफैक्ट अपने स्टेक सेल में तो उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी बनाया होगा। और दीपक में हमें लगता है अभी भी खरीदारी करें, 155 तक के लेवल्स तक आज ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करने की सलाह। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जो हम कई बार इस प्रोग्राम में हाईलाइट कर चुके हैं, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। अब तक अगर आप बने हुए हैं तो जबरदस्त रिटर्न इस काउंटर ने दिए होंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अभी भी इस काउंटर में बेहद तगड़ा दमखम है। एक छोटी रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद नेक्स्ट लेग की तैयारी कर रही है कंपनी। इंटरेस्टिंगली हमने तमाम पॉजिटिव्स हाईलाइट करे थे, एक और एडेड एडवांटेज इस कंपनी के पक्ष में आता हुआ, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में प्रमोटर एंटिटी स्टार लाइन लीजिंग्स ने इस कंपनी के ओपन मार्केट से करीब 1 लाख शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। तो और एक एडेड एडवांटेज है हमारे बुलिश स्टांस को लेकर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पे। 126 से 128 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। गुजरात गैस होगा डिपेंडेबल खिलाड़ी, और यहाँ पे सेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे एक बड़ा ट्रिगर ये है कि PNGRB की तरफ से थाने में नेटवर्क के लिए इनको एक्सपेंड करने के लिए मंजूरी मिली है, जो 1 अप्रैल 2040 तक के लिए होगा। नेटवर्क की एक्सक्लूसिविटी भी इनकी रहेगी। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए है, थाने जैसे बड़े जो है पॉपुलस एरिया में सप्लाई करने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जो मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी है वो भी 2020 तक बनी रहेगी। सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़े बाजार में एक्सपेंड कर रहा है, और जिस तरीके से गैस का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और एक बड़े इलाके में इनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं PNGRB की तरफ से, वो इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर हुआ। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ये डिपेंडेबल के तौर पे रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पोजिशनल ट्रेड बनता है। आज के लिए 690 तक का लक्ष्य लेके इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और इसको होल्ड करके रखें तो जल्दी आपको इससे काफी ऊपर के स्तर यहाँ पे आते हुए देखेंगे। 660 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बुलिश है एक ब्रोकिंग कंपनी को लेकर आज हम, वो है JM फाइनेंशियल्स, और इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट शायद पोर्टफोलियो का हिस्सा भी अकाउंट होना चाहिए। ध्यान रखिए आज आपको मार्केट शायद ऑन द वे अप पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि मंडे को जो CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था 3 महीनों के निचले स्तर पे था, पोस्ट मार्केट आया था, तो ऑब्वियसली मार्केट इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। 8800 के ऊपर निफ्टी सोमवार को बंद हुआ था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग की रैली अभी भी इंडियन मार्केट्स को ड्राइव करेगी। तो सिंपल लॉजिक, मार्केट्स में अगर अप मूव्स अपटिक्स देखने को मिलेंगे तो ब्रोकिंग कंपनीज इवेंचुअली उसका फायदा उठाते हुए आपको नजर आएंगी। वैसे भी ध्यान रखें तमाम ब्रोकिंग एंटिटीज, तमाम ब्रोकिंग कंपनीज अपने 52 हफ्तों के हाईज के आसपास कामकाज कर रही हैं। सोमवार को इस पॉकेट के लिए एक और अच्छी खबर आई थी, SMC ग्लोबल का जो IPO आना है, सेबी ने उसको हरी झंडी दिखा दी है। इनफैक्ट हमारे सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि एंजल ब्रोकिंग भी शायद प्राइमरी मार्केट्स को जल्द टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और इस पूरे पैक में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं JM फाइनेंशियल वो प्रेफर्ड बेट हो सकता है, हालांकि पूरा पैक आपको हरकत में शायद नजर आए। वैसे भी मिड कैप्स फोकस में है, मंडे को रिकॉर्ड हाईज पे मिड कैप पॉकेट ट्रेड कर रही थी। IPO मार्केट्स रिवाइव हो रहे हैं, एडलैब्स का, आइनॉक्स विंड के IPO केस इन पॉइंट है। आज VRL लॉजिस्टिक्स का IPO खुलने वाला है। REC के जो OFS आया था उसको जबरदस्त रिस्पांस मिला था, खासतौर पर रिटेल से। ये सब हाईलाइट करता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन अब वापस आ रहा है, एग्रेसिवली आ रहा है, और इन ब्रोकिंग कंपनीज को उसका भरपूर फायदा मिल सकता है। JM फाइनेंशियल के हमेशा से कंफर्ट जोन है। आपको याद होगा एक्स सिटी ग्रुप CEO विक्रम पंडित ने इस कंपनी के बोर्ड को ज्वाइन करा था, उन्होंने 3% स्टेक एक्वायर करा था 19.5 रुपए पर, तब 22 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्फ्यूज करे गए थे। बाजार में लगातार बातचीत चलती रहती कि पंडित और उनकी एसोसिएट कंपनी शायद ओपन मार्केट से लगातार JM फाइनेंशियल के शेयर एक्वायर कर रही हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं, अगर आपने ऑफ लेट इस कंपनी की खबरें पढ़ी होंगी, शायद विप्रो के अजीम प्रेम जी जो ऑलरेडी इस कंपनी में 3% स्टेक ओन करते हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। ऐसे रिपोर्ट सजेस्ट करिए, और कहा जा रहा है शायद वो जल्द होता हुआ नजर आएगा। तो ये सब एडेड कंफर्ट देता है आपको ब्रोकिंग स्पेस में JM फाइनेंशियल्स को लेकर। और वैसे भी लास्ट क्वार्टर में ब्रोकिंग कंपनीज के बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस अर्निंग सीजन में ये कंपनी शायद उससे बेहतर इस अर्निंग सीजन में कंपनीज
डिलीवर कर सकती हैं। 62 तक के लेवल तक इस कंपनी में अप्रोच करें, लेकिन हमें लगता है इस कंपनी को एक्यूमुलेट करें, लंबी अवधि में तगड़े अपसाइड्स में या रिटर्न से काउंटर डिलीवर कर सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। रिलायंस इंफ्रा होगा मिडिल ऑर्डर में पहला स्टॉक। खरीदारी की सलाह यहां पे होगी और एक डीएससीएस को एक इससे राहत ये मिली है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग पीएफसी की तरफ से इनको मिलेगी, जो दिल्ली में आपने याद होगा पिछले दिनों इनको दिक्कत थी, डिस्कॉम्स के पैसे पे नहीं कर पाए थे। तो चूंकि एक पुराना इनका मामला चल रहा था कि वहां से फंडिंग की इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी जो मंजूर हो गई। तो एक सेक्टर को लगता है कि रिलायंस इंफ्रा के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर है, इस वजह से स्टॉक में एक शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा। 485 के लक्ष्य के साथ रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करके चले। इंडसइंड बैंक अगला स्टॉक होगा और यहां पे भी खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से नतीजों की शुरुआत हुई है, खासतौर पर प्राइवेट बैंक हम देखो डीसीबी ने बेहद शानदार रिजल्ट उसने दिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं हम हमारे सेक्टर्स की इंडसइंड बैंक में भी आपको बेहतर नतीजे आएंगे। रिजल्ट्स कल आने हैं, इसलिए सेक्टर्स लगता है कि जो भी मूवमेंट और हरकत है वो आज होती हुई आपको दिखेगी, इसलिए इसमें लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने की सलाह है। 965 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 945 पे स्टॉप लॉस रखें। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स अगला स्टॉक होगा और लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है और इनकी जो एक और सब्सिडरी है गेटवे रेल, उसको लिस्ट कराने की तैयारी चल रही है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टर हैं ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक जैसे, उन्हें एग्जिट चाहिए और ये इसी हफ्ते शायद रिजल्ट के साथ ही ऐलान हो जाएगा। तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपने ध्यान दिया होगा जब इनकी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की लिस्टिंग हुई थी तो बहुत अच्छे गेन्स दिखे थे। सेक्टर्स को लगता है वैसा ही एक ट्रिगर फिर यहां बनता हुआ दिख रहा है। 385 के टारगेट के साथ गेटवे स्टॉक्स में खरीदारी करें और 362 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस है। बैंक की आपने बात करी, इनफैक्ट डीसीबी जिसने कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, ऑब्वियसली आज वहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। हमेशा की तरह बेहद स्ट्रांग ट्रैक्शन और मोमेंटम इंटैक्ट है। मुनाफे में 61% का जंप इस कंपनी ने घोषित करा है। एनआई में ऑलमोस्ट 30% का उछाल है। एसेट क्वालिटी इस बैंक की स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी। प्रोविजंस में कमी है। हमें लगता है वैसे भी डीसीबी को आप अपने रडार पर रखें। हालांकि काफी लोग इसमें चेक इन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमें लगता है यहां से भी ये बहुत साउंड और तगड़े रिटर्न्स आपको दे सकता है। लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स आज फोकस में रहेंगे। वीआरएल लॉजिस्टिक्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो आज अपना आईपीएल आने वाली है, प्राइमरी मार्केट में वो शिरकत करेगी। लेकिन पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी को अपने रडार पे रखें। बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे कंपनी आपको नजर आएगी। FY14 में इस कंपनी ने 2.3 करोड़ के प्रॉफिट्स क्लॉक करे थे। इस साल 9 महीने में ऑलरेडी इसने 3.6 करोड़ के प्रॉफिट्स क्लॉक कर लिए, यानी कि पिछले 12 महीनों से इस 9 महीनों को कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी आपको 55% का मुनाफे में जंप देखने को मिलेगा। ऑल सेट है ये कंपनी बेहद स्ट्रांग फाइनेंशियल्स डिलीवर करने के लिए। केएनआर कंस्ट्रक्शंस खरीदारी करने की सलाह। लगातार पिछले महीने आपको याद होगा एक तगड़ा 400-425 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा था और इनफैक्ट इस कंपनी ने घोषणा करी है कि इस बार 730 करोड़ रुपए के तगड़े तमिलनाडु रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने बैक कर लिए हैं। रडार पर रखें इस कंपनी को। तगड़ा ऑर्डर बुक में क्रिएशन देखने को मिल रहा है। 455 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। गेमन इंफ्रा हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां पे आज आपको अच्छे गेन मिलेंगे। आपको बताऊं कि पिछली बार जब मंडे को हमने ISMT किया तब भी आपसे कहा था कि ऐसे स्टॉक सिलेक्टर्स लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो रडार से हट गए थे, लेकिन वहां पे वैल्यू है जो अपने ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हो चुके थे और उसमें से फिर एक बढ़िया रनअप देखने को मिल सकता है। इसीलिए सेक्टर्स आज गेमन इंफ्रा ढूंढ के लिया। खासतौर पे इंफ्रा स्पेस पे लगातार आपने सुना होगा CNBC आवाज पे भी जो रोड प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनियां उनके लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। नितिन गडकरी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था। तो सेक्टर्स को लगता है ऐसे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है मूव हो चुका है और अब लगातार देखिए कंटिन्यूसली कल भी 4-5 बैंकों ने रेट कम किए हैं, तो इसका इफेक्ट आपको इंफ्रा स्टॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से NHAI कोशिश कर रही है फंड इन्फ्यूज करने के लिए, वो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। गेमन इंफ्रा बेसिकली PPP मॉडल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और खासतौर पे महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो PPP मॉडल पे ही फोकस करना चाहते हैं। तो रोड सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के हैं, रेल्स के हैं,
या दूसरे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंपनी के पास बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते हुए आपको जल्दी दिखेंगे। सेक्टर्स को लगता है कि गैमन इंफ्रा आपके रडार में डेफिनेटली होना चाहिए। प्रमोटर पेरेंटेज गैमन इंडिया है इसकी, और जो उसमें काफी अच्छी स्टेक होल्ड करती थी, 58% प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं FIIs भी 16% होल्ड करके इसमें रख रहे हैं, जबकि घरेलू निवेशकों के पास भी 15% है। 1350-1400 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और सेक्टर्स का मानना है कि अगर आप इसके पेयर दूसरी कंपनियों में जाएं, चाहे आरबी इंफ्रा देखें या अशोका बिल्डकॉन देखें, बेहद शानदार रनअप देखने को मिला। इस स्टॉक में अभी भी वो रनअप बाकी है, क्योंकि रडार पे नहीं था, अब निकल गया। लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि अब वो समय आ गया है जब गैमन इंफ्रा में एक बेहद शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी परिस्थितियां जो इसके लिए इकोसिस्टम है वो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो आज इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 17 रुपए तक के लक्ष्य के साथ गैमन इंफ्रा में लॉन्ग पोजीशन बनाएं और 14 रुपए के आसपास स्टॉक ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग काउंटर है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये है आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। ध्यान रखें, ऑन द लाइटर नोट, सबसे पहले तो ये पॉकेट इसलिए फोकस में रहेगी क्योंकि हम समर सीजन को अप्रोच कर रहे हैं, एक वेकेशन टाइम को अप्रोच कर रहे हैं, तो आमतौर पर हम देखते हैं ट्रैवल और टूरिज्म रिलेटेड प्ले जो होता है इस टाइम पे हरकत में आता हुआ नजर आता है। लेकिन टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपफ्रंट आपको बता दूं क्या कारोबार करती है। ये कंपनी टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं उन्हें फाइनेंस करने का काम करती है। तो जो टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉलिडे रिजॉर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, मल्टीप्लेक्सेस, इन सब की फाइनेंसिंग ये कंपनी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन करती है। और इस देश में जो ज्यादातर एक्लेम प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इस कंपनी ने फाइनेंसिंग करी है। जो देश का पहला अम्यूजमेंट कम वाटर पार्क था मुंबई में, पहला जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना गोवा में, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, जो हाईली एक्लेम्ड स्पा है द आनंदाज हिमालयाज में, उसका जो रिस्टोरेशन वर्क्स होते हैं खासतौर पे हेरिटेज वाले, देवीगढ़ पैलेस उदयपुर में, इनफैक्ट उमेद भवन पैलेस को जब रिजॉर्ट होटल में कन्वर्ट करा गया था, इन सब मार्की नेम्स, इन सब मार्की प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने करी थी। हम सब जानते हैं किस तरह का पोटेंशियल है भारत के टूरिज्म में, पर अब तक वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था, अब तक वो ऑप्टिमल लेवल्स पे लाने की कोशिश नहीं करी गई थी। पर ये सरकार टूरिज्म रिलेटेड रिफॉर्म्स की बातचीत कर रही है, दोनों बजट्स में इसने एलोकेशन बढ़ाया है, टूरिज्म को लेकर नए इनिशिएटिव्स अनाउंस करे हैं, तो ये स्पेस हमें लगता है तगड़े फ्लेवर में आती हुई नजर आएगी। उसका केस इन पॉइंट है DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक टूरिज्म फाइनेंस के शेयर्स लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो डिस्क्लोजर्स आए हैं मंडे को इस कंपनी के, उसमें SBI म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक इस कंपनी में 1.5% बीते क्वार्टर में बढ़ा दिया है। इनफैक्ट मिड कैप कंपनी है, मिड कैप फ्लेवर में 670 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, प्रमोटर्स 62% होल्ड करते हैं। इनफैक्ट प्रमोटर्स इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग जो है बेहद तगड़ी है। तो फ्लोटिंग स्टॉक केवल 200-230 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो कोई भी कंसिडर्ड बाइंग तगड़े उछाल इस कंपनी में वैसे भी दिखाती है हमें लगता है। लेकिन इस काउंटर में तगड़े अपसाइड्स आज के लिए 92 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है बिग बुल रमेश दमानी और उनके क्लोज सर्कल्स HNI राधाकृष्ण दमानी वगैरह शायद इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो बड़ा की पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। रडार पर रखें, स्ट्रॉन्ग अपसाइड्स के लिए बेसअप करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के तीन खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे तमाम खरीदारी करने की सलाह है। अमूल्या लीजिंग एंड फाइनेंस एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। एक NBFC कंपनी के तौर पे लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस कंपनी ने अपोलो इरिगेशन नाम की कंपनी में 51% स्टेक एक्वायर करा था, तो एक इंटरेस्टिंग प्ले है। इसका जो इमीडिएट पीयर है एस्ट्रल पॉली, उसका जो मार्केट कैप टू सेल्स है 5 गुना अपनी सेल्स के वो मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड करती है, जबकि ये कंपनी एक्सपेक्टेड है कि 200 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन करेगी और केवल 67-68 करोड़ रुपीस के आसपास ट्रेड कर रही है। ज्यादातर लोगों को शायद इस सब्सिडी की बातचीत नहीं पता है, क्योंकि इसने अपोलो इरिगेशन नाम की सब्सिडी को एक्वायर करा था, 51% जहां पे स्टेक था, तो वो इंटरेस्टिंग प्ले के तौर पे उभरता हुआ नजर आएगा। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस मैनेजमेंट की जो बाकी कंपनीज हैं, जिस तरह के उनका डोमिनेंस है कई सारी पर्टिकुलर स्पेसेस में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्पेसिफिकली फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, तो तगड़ा ट्रैक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के हाईलाइट्स पढ़ा था, 22% CAGR यानी कि सालाना ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है, अग्रेसिव टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करें।
करें। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने की सलाह होगी। 23 लाख शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे इस कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को भी जारी करें। इनफैक्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मुझे याद है बेहद शार्प मूव्स इस काउंटर डिलीवर करें। एक बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। शायद हमें लगता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अच्छे खासे मोमेंटम के लिए यहां पे अप्रोच करना चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल लंबे अरसे बाद वापस रडार पे आया है। इस कंपनी ने मंडे को अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न का अनाउंसमेंट करा, उसकी घोषणा करी। पिछले इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपैरिजन करेंगे, किसी भी पब्लिक एंटिटी का शेयर स्टेक 1% से ज्यादा नहीं था। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर्स हैं। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स ने ऑलमोस्ट 9.25 लाख 9.5 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करें, यानी कि आसान शब्दों में इन बीते 3 महीनों में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट ने इस कंपनी में करा है। रडार पर रखें, शायद ट्रिपल डिजिट के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी वीनस रेमेडीज और रामकृष्ण फोर्जिंग, जो मंडे को हमने बताया था और बेहद शानदार रिटर्न दिए थे, लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी इनमें फंड बाइंग, जिसकी वजह से स्टॉक्स में रैली देखने को मिली थी, अभी भी बाकी है। वीनस रेमेडीज हमें लगता है कि परसों जो है 19% के करीब ऊपर गया था। आज भी इसमें फॉलो बाइंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो फंड्स इसमें लगातार इस तरह से बाइंग चल रही है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 220 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। और रामकृष्ण फोर्जिंग, जहां पे दिग्गज HNIs ने एंट्री की है, वहां भी सेक्टर्स को लगता है कि अभी एक बार और रनअप आपको देखने को मिलेगा। 600 के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी करें। और अंत में DB रियलिटी, सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से रेट कट लगातार देखने को मिल रहा है होम लोन पे, वो रियल एस्टेट कंपनी में काफी फायदेमंद है। खासतौर पर मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी में आप देखें तो इक्विटी में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, बहुत सारे स्टेक लिए जा रहे हैं। HDI जैसे शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे निश प्लेयर्स में भी आपको फिर से तेजी देखने को मिलेगी। DB रियलिटी 81 रुपए तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें और 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। तो इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।